हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अमेरिका के शेयर मार्केट में सोमवार यानी कि 10 मार्च को भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी शेयर मार्केट के सभी प्रमुख सूचकांक डाउ जोन्स, S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक बुरी तरह बिखर गए। इसके अलावा कई नामी गिरामी कंपनियों के शेयर भी धराशायी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क की ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला का शेयर भी 15% से ज्यादा लुढ़क गया। AI और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर भी औंधे मुंह गिर गए। 10 मार्च को अमेरिका के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक 4% तक गिरकर बंद हुए। इस गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी को बताया गया। वैसे तो जब से ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से अब कई बार रेसिप्रोकल टैरिफ की बात सुन चुके होंगे। रेसिप्रोकल का अर्थ परस्पर होता है। इस तरह जब ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो भी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, भारत, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जवाब में कनाडा और चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अब ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। शेयर बाजार में हाहाकार देखकर जानकार कहने लगे हैं कि ये मंदी की आहट है। इसके बाद मंगलवार 11 मार्च को भारत के बाजार खुले तो उम्मीद के मुताबिक धड़ाम हो गए। भारत के शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक यानी कि सेंसेक्स 400 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 130 अंकों तक लुढ़कता हुआ नजर आया। हालांकि दिन भर उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी और 11 मार्च को कारोबार के आखिर में सेंसेक्स करीबन 13 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 74,102 के लेवल पर बंद हुआ। लेकिन बाजार खुलते ही आज भारत के शेयर बाजार में एक शेयर ने निवेशकों के बीच काफी हड़कंप मचा दिया। ये शेयर था इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 11 मार्च को जो हुआ इसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। इंडसइंड बैंक के शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही 20% तक टूट गए। बाद में बैंक के शेयरों में गिरावट और बढ़ गई। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक का शेयर 243 रुपए गिरकर 657 अंक के आसपास बंद हुआ। परसेंट के हिसाब से आज बैंक का शेयर 27% गिर गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बैंक के शेयरों में अचानक इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, सब जानेंगे। पहले थोड़ा इंडसइंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ये बैंक 1994 में शुरू हुआ था। इस बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके फाउंडर भारत में जन्मे ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन SP हिंदुजा हैं। SP हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। हिंदुजा ग्रुप कई तरह के कारोबार में है। ऑटोमोटिव से लेकर ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, बैंकिंग और फाइनेंस के अलावा हिंदुजा ग्रुप IT, हेल्थ केयर, मीडिया एंटरटेनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बिजनेस में भी है। इनकी एक कंपनी अशोक लीलैंड है। ये बस, ट्रक जैसी गाड़ियां बनाने के लिए काफी मशहूर है। लेकिन भारत सरकार ने प्राइवेट बैंकों के लिए जब लाइसेंस खोला और ये बैंक उन 9 बैंकों में शामिल था जिसे सरकार ने बैंकिंग लाइसेंस दिया था। इंडसइंड बैंक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने देश में अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की। 17 अप्रैल 1994 को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। इंडसइंड बैंक के बारे में मोटा माटी जान लिया, अब बढ़ते हैं आगे। बात हो रही थी इस बैंक के शेयर में आई भारी गिरावट की। इंडसइंड बैंक के शेयर 11 मार्च को नवंबर 2020 के बाद किसी एक दिन में सबसे ज्यादा गिरे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो देश के इस 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के शेयर धड़ाम हो गए। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अकाउंटिंग में खामी का पता चला है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनल रिव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है कि बैंक ने पिछले फॉरेन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस या विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित हेजिंग कॉस्ट को कम करके आंका था। बैंक ने बोर्ड मीटिंग के बाद 10 मार्च को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी है। इस बात का खुलासा होने के बाद बैंक ने माना कि इससे उसके नेटवर्थ 1600 से 2000 करोड़ रुपए घट सकती है। दिसंबर 2024 तक अगर इस गिरावट को परसेंट में आंकें तो बैंक के नेटवर्थ में 2.35% की कमी हो सकती है। ये पूरा मामला क्या है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने BNK कैपिटल ग्रुप के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल से बात की। सुनिए। डेरिवेटिव को हम पहले समझ लें तो ये फ्यूचर के सौदे होते हैं और ये वायदा बाजार के सौदे होते हैं। सर, आगे के हम ट्रेड्स करते हैं और ये ट्रेड्स यूजुअली क्यों होते हैं, ये हेजिंग के काम में बहुत
स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन रखते हैं, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल रहता है और जब तक आपके पेमेंट्स आ रहे होते हैं या पेमेंट्स जा रहे होते हैं, उसके बीच में जो रेट फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो फॉरवर्ड ट्रेड्स की जाते हैं, हेजिंग ऑर्डर्स होते हैं, उनको डेरिवेटिव ट्रेड्स की तरह लिया जाता है। और यूजुअली बैंक में आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी को मनोवर करने के लिए ये बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर या नीचे होने से डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट में इंपैक्ट आता है, तो ये फॉरवर्ड ऑर्डर्स जो होते हैं ये बॉन्ड मार्केट में किए जाते हैं। सन 2023 में आरबीआई ने इस पर्टिकुलर मॉडल में चेंज किया और उस चेंज के तहत मार्क टू मॉडल की बजाय मार्क टू मार्केट कर दिया गया। अब मार्क टू मार्केट मतलब जो आपकी एक्चुअल प्राइसेस है उन बॉन्ड्स की और जो आपकी डेरिवेटिव पोजीशन बन रही है उसका आकलन लगाने का तरीका बदल गया। रियल टाइम जो मार्केट प्राइस है उससे उसका आकलन लगाना चालू हो गया, जो कि इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2024 से हो गया था। अब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक जो एक बैंक की इंटरनल ऑडिट चली, उसमें बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि राउंड अबाउट 1530 करोड़ रुपया का इनको लॉसेस हुआ है उसमें। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडसइंड बैंक के 6.4 लाख शेयर होल्डर्स हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक और उसके निवेशकों पर असर पड़ा है। पिछले एक साल में बैंक का शेयर पहले ही 56% तक टूट चुका है। पिछले साल 8 अप्रैल को इंडसइंड बैंक का शेयर 1576 रुपए की ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन आज की गिरावट के बाद बैंक के शेयर 52 वीक के लो लेवल पर आ गए हैं। जानकारों का कहना है कि ताज़ा खुलासे के बाद बैंक के कामकाज और नियम कायदों के पालन करने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों से पहले बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया था। तीसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 39% गिर गया है, जो पिछले साल इस दौरान के 2301 करोड़ रुपए की तुलना में 1402 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा आरबीआई ने इस बैंक के मौजूदा सीईओ का कार्यकाल 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। इन तमाम बातों से पता चलता है कि देश का बैंकिंग रेगुलेटर इस बैंक के मैनेजमेंट को लेकर बहुत खुश नहीं है। जैसे ही आरबीआई की तरफ से बैंक के सीईओ के कार्यकाल को लेकर खबर सामने आई थी, तो 10 मार्च को भी बैंक के शेयर करीबन 5% तक गिरे थे। लगातार शेयर गिरने से निवेशकों का काफी पैसा डूब चुका है। मनी कंट्रोल की ही एक दूसरी खबर में बताया गया है कि इस साल जनवरी से अब तक शेयर बाजार में लिस्टेड इंडसइंड बैंक के शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू 78,762 करोड़ घट गई है। इस गिरावट के साथ बैंक का मार्केट कैप घटकर 51,028 करोड़ रुपए रह गया है। क्या इंडसइंड बैंक के शेयरों में आगे भी गिरावट जारी रहेगी? ये सवाल भी मन में कौंध रहा होगा। इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। देखिए, अगर आप सिर्फ इस न्यूज की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस न्यूज के चलते जितना करेक्शन आना चाहिए था उससे ज्यादा ओवर रिएक्शन हो चुका है मार्केट की तरफ से। अगर मेरी नेटवर्थ 2.5% से ही गिर रही है और शेयर अगर 27% गिर जाता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक और समझने वाली बात ये बन जाती है कि मार्केट इतना करेक्ट क्यों कर रहा है। कुछ इंटरनल डेवलपमेंट्स इस बैंक में इस तरीके से हो रहे हैं कि आप सिर्फ इस न्यूज के कारण इस फॉल को ना रिलेट करें, इसको ऐसे समझें कि थोड़ा सा डेवलपमेंट जो था वो बैंक में अंदर प्रॉब्लम का होता जा रहा था। इस न्यूज ने एक ब्रेकआउट दे दिया, इस न्यूज ने एक कारण दे दिया और मार्केट ने फिर उस तरीके से हैमरिंग कर दी है आज इस शेयर। इंडसइंड बैंक के शेयरों में आई भारी गिरावट से सिर्फ शेयरों को खरीदने वाले इन्वेस्टर ही नहीं परेशान है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक के शेयरों में आई भारी गिरावट से म्यूचुअल फंड निवेशकों को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फरवरी तक 35 म्यूचुअल फंड्स के पास इंडसइंड बैंक में 20.88 करोड़ शेयर थे और इन शेयरों की कुल वैल्यू 20,670 करोड़ रुपए थी। इंडसइंड बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की है। अब अगला सवाल ये उठता है कि रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए। बाजार के जानकारों ने मैनेजमेंट को लेकर जारी चिंताओं और ताज़ा खुलासे के बाद चेतावनी दी है कि बैंक के शेयरों की रेटिंग घट सकती है। कई ब्रोकरेज फर्मों ने इंडसइंड बैंक शेयर टारगेट प्राइस को घटाना शुरू भी कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को 22 से घटाकर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही फर्म ने बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 22% से घटाकर 875 रुपये कर दिया है। वहीं ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को होल्ड से घटाकर रिड्यूस कर दिया है और टारगेट प्राइस को घटाकर 750 रुपये कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और टारगेट प्राइस 925 रुपये कर दिया है, जो पहले के अनुमान से कम है। रिटेल निवेशकों को लेकर आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, इस बारे में भी हमने बात की। बतौर निवेशक मैं बहुत एक बेसिक आपको बात बताना चाहूंगा कि इट इज ऑलवेज सेफ रादर देन बीइंग सॉरी। और मैं समझता हूं कि एक बार ये सारी जितनी न्यूज डेवलप हो रही है
वो उसमें क्लैरिटी आ जाए, बैंक की तरफ से क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद ही अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसके बाद ही करें। कारण क्या है कि सर जिस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक बनता हुआ आया है वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे पा रहा है, और जिस तरीके से आज स्टॉक ने रिएक्ट किया है कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है। और आने वाले 1-2 दिनों में या हफ्ते भर में क्या क्या न्यूज आती है, किस तरीके से डेवलपमेंट आते हैं, वो एक बार हम पूरा देख लें, स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो पॉइंट कॉल कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करें। मार्केट वैसे ही इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक थोड़ी दूरी बना के रखना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। अब एक और खबर का रुख करते हैं। देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जल्द शुरू हो सकती हैं। भारतीय एयरटेल ने एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह भारत में इस तरह का पहला ऐसा समझौता है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से स्पेस एक्स की स्टारलिंक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। स्पेस एक्स ने भारत सरकार में सिक्योरिटी मंजूरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन समझा जाता है कि गृह मंत्रालय में उसके आवेदन की समीक्षा की जा रही है। इस घटनाक्रम से रिलायंस जियो और मस्क की स्पेस एक्स के बीच लड़ाई भी बढ़ गई है। स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हमने खर्चा पानी के 943वें एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहरहाल इस आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।